नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2019 का साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रश्न करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग 2018 तक देख चुके हैं। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पश्चाव मेघ विरल तकनीकी तथा तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। तो आइए पहले पश्चाव मेघ विरल तकनीकी के बारे में जानते हैं। देखिए, यह एक जलवायु इंजीनियरिंग तकनीकी है। पश्चाव मेघ अन्य बादलों की तरह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर धरातल पर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अतः इन बादलों को पतला करके इनकी सूर्य किरणों को अवशोषित करने की क्षमता को कम किया जा सकता है। समताप मंडल एरोसोल इंजेक्शन। समताप मंडल में सल्फर एरोसोल का मिश्रण इंजेक्शन करने से सूर्य किरणों को परावर्तित करने की क्षमता बढ़ जाती है तथा पृथ्वी पर तापमान कम हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जैसे ज्वालामुखी फटने के पश्चात उस क्षेत्र का तापमान नीचे गिरने लगता है, क्योंकि ज्वालामुखी से निकलने वाले अकार्बनिक कण जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड धूप के खिलाफ परावर्तक बाधा के रूप में काम करता है। अभी ज्वालामुखी विस्फोट भी हुआ था, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और करंट में भी रहती हैं। ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में। और अगर हम क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम वर्षा की बात करें, तो इसके लिए सिल्वर आयोडाइड एरोसॉल को बादल के ऊपरी भागों में वायुयान से छिड़काव किया जाता है और इससे बादल बनने लगते हैं और वहाँ पर कृत्रिम वर्षा हो सकती है। अभी हमने देखा था नवंबर के महीने में ही। ठीक है, पहला दिया है कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, तो इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए, यह भी गलत है, अभी हमें एक्सप्लेन किया। तीसरा ऑप्शन दिया है हम लोगों का पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, ये भी गलत है। और डी वाला ऑप्शन दिया है भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने सबके बारे में भी पढ़ लिया। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया जाता है। तो देखिए, प्लाज्मा गैसीकरण यह एक अपशिष्टों को रिसाइकिल करने योग्य वस्तुओं का अलग करने के लिए संसाधित करती है तथा कार्बन आधारित सामग्री को ईंधन में परिवर्तित करके प्लाज्मा के गैसीकरण एक बहुचरणीय प्रक्रिया है, जिसमें अंतिम चरण में ईंधन उत्पादन से लेकर विभिन्न सह उत्पाद रसायन पॉलीमर इत्यादि प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ताप अपघटन, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या नियंत्रित उपस्थिति में अपशिष्ट पदार्थों का दहन किया जाता है, जिससे ईंधन, तार, सीटोन, चारकोल आदि का उत्पादन होता है। अन्य वेस्ट टू एनर्जी तकनीकी जैसे कि टोरी फिक्शन, भस्मीकरण, पॉलीक्रैक तकनीकी, मॉस बर्स सिस्टम, ये सब के बारे में आप अगर पढ़ लेंगे तो और बेहतर नॉलेज आपके लिए हो जाएगा। आइए हम अपना ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया है इसमें दुर्लभ भू तत्वों का निष्कर्षण, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा दिया है प्राकृतिक गैस निष्करण प्रौद्योगिकी, ये भी गलत है। तीसरा दिया है हाइड्रोजन ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल, यह भी गलत है। और डी वाला ऑप्शन दिया है अपशिष्ट के ऊर्जा प्रौद्योगिकी, ये सही हो जाएगा। अभी हमने देखा एक्सप्लेनेशन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों को अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 स्टेटमेंट दिया है पेटेंट से रिलेटेड और पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। दिया है भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आप जब पेटेंट अधिनियम को एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरा दिया है भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है, ये भी गलत है भारत में। ठीक है, तीसरा दिया है पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। आप पेटेंट अधिनियम 1970 के बारे में पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और ओल्ड वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच क्या अंतर है। ये आप देखते होंगे आपके मोबाइल में ऊपर जहाँ नेटवर्क होता है वहाँ पे होता है। पहला इसमें दिया है LTE को साधारणतः 3G के रूप में विपरीत किया जाता है तथा ओल्ड को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपरीत किया जाता है।
तो आप सभी लोगों को पता है कि जो LTE है उसे 2G और 3G के रूप में देखा जाता है, और जो ओल्ट है उसको 4G के रूप में देखा जाता है। जो भी 4G चलाते हैं उसमें ये बन के आता है। तो ये हम लोग का ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि दिया है कि ओल्ट उन्नत 3G को विपरीत करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है LTE डेटा ओनली तकनीक है और ओल्ट वॉइस ओनली तकनीक है। तो हम लोग के क्वेश्चन में ही दिया है कि ओल्ट वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा दोनों ही विकल्प गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, न तो 1 और न तो 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न दिया है, विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए DNA के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है, ठीक है। तो यही सही हो जाएगा विकल्प हम लोगों का, क्योंकि गलत पूछा था। और बाकी जो तीनों हैं इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, DNA RNA के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के बारे में पढ़ लीजिएगा। मैंने पहले भी आपको इसके बारे में पढ़ने के लिए कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में पूछा है। इसमें 3 स्टेटमेंट दिया है और पूछा है कौन सा विकल्प सही है। आइए थोड़ा सा डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है जो यह सुनिश्चित करता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रमाणिक है या नहीं, ठीक है। एक डिजिटल हस्ताक्षर एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि यह रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण प्रदान करता है। अब आइए अपना पहला स्टेटमेंट देखते हैं। दिया है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन अधिकारी की पहचान करता है। तो ये गलत है, क्योंकि ये एक डिजिटल हस्ताक्षर, पहला स्टेटमेंट दिया है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान करता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है, क्योंकि देखिए, एक ऐसा डिजिटल प्रमाण पत्र एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो जारी करने वाले प्राधिकरण की पहचान करता है, प्राधिकारी की नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब एक जहाँ जहाँ है उसको डिलीट करेंगे, हम लोग 50-50 पर आ जाएंगे। दूसरा दिया है, इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुँचने के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, अभी हमने समझा था। तीसरा स्टेटमेंट दिया है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हम लोग का सही है, तो सही बात है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, परिधेय प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित परिधेय उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य निष्पादन किया जा सकता है या किए जा सकते हैं, ठीक है। 3 स्टेटमेंट इसमें दिया है, सही उत्तर को चुनना है। पहला दिया है इसमें, किसी व्यक्ति का अवस्थान निर्धारण, यानी कि उसका जो लोकेशन है उसका निर्धारण, बिल्कुल सही बात है, इस टेक्नोलॉजी से इसका निर्धारण किया जा सकता है। दूसरा दिया है, किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटर, मतलब वह कितनी देर तक सो रहा है, यह भी सही है। और तीसरा हम लोग का दिया है, श्रवण दोष युक्त व्यक्ति की सहायता, मतलब जो कम सुन सकता है या सुन ही नहीं सकता, उसको कैसे हम लोग उनकी सहायता कर सकते हैं, इसमें यह तकनीकी कैसे उपयोग हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। ईयरफोन, ब्लूटूथ के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन तीनों सही है, विकल्प हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है आरएनए के बारे में। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा है, आरएनए डीएनए के बारे में, तो हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, खाली अपना प्रश्न देखेंगे। दिया है, आरएनए अंतःक्षेप प्रौद्योगिकी के पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है, क्यों ऐसा हुआ है। पहला दिया है इसमें, यह जीन अनभिव्यक्तीकरण रोगोपचार के विकास में प्रयुक्त है, बिल्कुल यह हम लोगों का ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा दिया है, इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयोग किया जा सकता है, अगेन स्टेटमेंट सही है। तीसरा दिया है, इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार विकसित करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, तो हार्मोन को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं किया जा सकता। तीसरा स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। चौथा दिया है, इसे ऐसी फसल उत्पादों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हो, बिल्कुल सही बात है, ये भी स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। तो ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए, 1, 2 और 4, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होल के विलय का प्रक्षेपण किया। इस प्रक्षेपण का क्या महत्व है? ठीक है, सब लोग ब्लैक होल के बारे में जानते होंगे, इसका हर साल या न्यूज में होता है, हर साल या करंट में होता है। तो देखिए, ये जो ब्लैक होल होता है इसका संबंध गुरुत्वीय तरंगों से होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। ठीक है, उसके बारे में मतलब पता चला, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। है, हम लोगों को अगला प्रश्न दिया है, प्राय समाचारों में आने वाला कैस प्रोटीन क्या है? ठीक है, हम लोगों ने क्रिस्पर कैस 9 के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर 3 विकल्प दिया हुआ था, दूसरी तरफ दिया हुआ था इसका संबंध किससे है, तो हमने आपको वहाँ पर एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन दिया है, लक्ष्य साधित जीन संपादन यानी टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची। बिल्कुल हमारा यही आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है, तो क्या एक्सप्लेन करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये हम लोग को बताना है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है, यकृत शोध बी विषाणु काफी कुछ HIV की तरह ही संचरित होता है। ये स्टेटमेंट सही है, और हम लोग को पूछा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बी वाला हम लोग का दिया है, यकृत शोध सी का टीका होता है, जबकि यकृत शोध बी का कोई टीका नहीं है, उल्टा लिख दिया है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है और गलत ही पूछा था। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने UPSC 2019 का साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रश्न देख लिया। अब कल हम UPSC 2020 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।